हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय साइंस एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर की इलेक्ट्रॉनिक्स और लास्ट लेक्चर तक हमने देखा एल अनुभाग फिल्टर के बारे में। तो आपने ये मेरा लेक्चर नहीं देखा है तो आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। तो देखिए, आज मैं बात करूंगा पाई अनुभाग फिल्टर के बारे में। सबसे पहले हमने पार्श्व पथ संधारित्र फिल्टर पढ़ा, फिर हमने प्रेरकत्व श्रेणी प्रेरकत्व फिल्टर पढ़ा, उसके बाद में हमने एल अनुभाग फिल्टर पढ़ा। तो देखिए, जो पाई अनुभाग फिल्टर है उसका निर्माण कैसा होता है, यानी कि जो पाई अनुभाग फिल्टर बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, दो तो लूंगा संधारित्र और एक लूंगा मैं प्रेरकत्व। और जो संधारित्र है इनकी धारिताएं मैं मान लेता हूं C1 और C2। तो ये दो संधारित्र हैं, इनको जो मेरा निर्गत संकेत है उसके समांतर क्रम में यानी कि पार्श्व क्रम में संयोजित कर दो। यानी कि ये मेरा C1 और C2 इस लोड प्रतिरोध RL के क्या है, समांतर क्रम में, और इनके मध्य में मैं एक प्रेरक L संयोजित करता हूं, यानी कि इनके मध्य में एक कुंडली L जोड़ देता हूं। तो ये मेरे पास स्ट्रक्चर इस तरह की बन जाती है कि ये मेरा प्रेरक L, ये मेरा संधारित्र C1, ये मेरा संधारित्र C2। तो देखिए, मेरा ये निर्गत है और ये मेरा निवेशी है, निवेशी, और ये मेरा निर्गत है। तो निवेशी और निर्गत है, तो ये स्ट्रक्चर इस तरह की बन जाती है जैसे ये पाई जैसी मेरी स्ट्रक्चर बन जाती है, इसलिए हम इसे बोलते हैं पाई अनुभाग फिल्टर। इसके अलावा कि जो मेरा पाई अनुभाग फिल्टर है इसका जो निवेशी होता है, यहाँ निवेशी होता है, तो निवेशी के साथ यानी कि जो मेरा निवेशी सिरा है उस पर संधारित्र मेरा C1 जुड़ा है, इसलिए इसे हम निवेशी निवेशी संधारित्र LC फिल्टर भी हम कहते हैं। यानी कि मैं इसे क्या बोल सकता हूं, निवेशी संधारित्र LC फिल्टर। इसे मैं क्या बोलता हूं, निवेशी संधारित्र LC फिल्टर। अब जो पाई अनुभाग फिल्टर है ये क्या है, दो फिल्टरों का संयोजन है। और दो फिल्टर कौन से का संयोजन है, एक तो मेरा जो पार्श्वपथ संधारित्र फिल्टर था उसका, और एक मेरा एल अनुभाग फिल्टर, उसका क्या है, ये संयोजन है। तो इसका जो हम अध्ययन है, यानी कि जो एल अनुभाग फिल्टर है इसका अध्ययन हम इन दोनों फिल्टरों के द्वारा कर सकते हैं। यानी कि ये दो फिल्टरों का संयोजन है, दो फिल्टरों का संयोजन है। कौन कौन से, एक तो पार्श्व पथ संधारित्र, एक तो पार्श्व पथ संधारित्र फिल्टर, और सेकंड है मेरा एल अनुभाग फिल्टर। तो एक बार आप फिर से सुन सकते हैं कि जो पाई अनुभाग फिल्टर कैसा बनाया जाता है। दो संधारित्र मैं यूज़ करता हूँ इसमें और एक प्रेरक L यूज़ करता हूँ, और जो दोनों संधारित्र हैं मेरे वो निर्गत संकेत के यानी जो निर्गत सिरा है मेरे उसके समांतर क्रम में या पार्श्व क्रम में जुड़े होते हैं, और दोनों संधारित्रों के मध्य में मेरा प्रेरक L जुड़ा होता है। तो इनके संयोजन से इस प्रकार की पाई जैसी आकृति
का निर्माण होता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं पाई अनुभाग फिल्टर। इसके अलावा जो ये मैंने पाई अनुभाग में फिल्टर जोड़े हैं C1 C2 और जो प्रेरक L है, भाग में मेरे इनके संधारित्र C1 C2 हैं और जो प्रेरक L है, इनका मान है जो प्रतिरोध RL की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। और आप इसमें बता सकते हैं कि जो मेरे प्रेरक L है वो और जो संधारित्र C1 है वो निवेशी सिरे पे जुड़े होते हैं, यानी कि जो निवेशी सिरे पे संधारित्र मेरा C1 जुड़ा होता है, इसलिए हम इसे निवेशी संधारित्र LC फिल्टर भी कहते हैं। और ये जो पाई अनुभाग है, दो फिल्टरों का संयोजन होता है, एक पार्श्वपथ संधारित्र फिल्टर और एक L अनुभाग फिल्टर का। तो इस फिल्टर का अध्ययन हम दोनों जो फिल्टर हैं इनकी सहायता से हम कर सकते हैं। देखिए मैकेनिज्म देखिए इसकी, और ये जो अर्धतरंग और दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी के लिए कैसे संयोजित किया जाता है आप डायग्राम से देख सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसकी मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म देखिए पाई अनुभाग फिल्टर की, कि हम जानते हैं कि दिष्टकारी से जो हमें निर्गत संकेत प्राप्त होता है उसमें दिष्ट धारा का घटक होता है और कुछ प्रत्यावर्ती घटक होता है, यानी कि दोनों उपस्थित होते हैं। अब जो प्रत्यावर्ती घटक है, यानी कि देखिए पाई अनुभाग जो फिल्टर था उसमें मेरे पास क्या था, यहाँ एक संधारित्र जुड़ा था, ये मेरा प्रेरक L था, यहाँ मेरा संधारित्र C जुड़ा होता है। अब ये मेरा प्रेरक L है, ये मेरा C1 है, ये मेरा C2 है, यहाँ मेरा निवेशी है और ये मेरा निर्गत है। अब देखिए कि जो मेरा प्रत्यावर्ती घटक है, अब देखिए प्रत्यावर्ती घटक होता है, तो प्रत्यावर्ती घटक के लिए हमें पता है कि इसके लिए आवर्ती का निश्चित मान नहीं होता, सॉरी आवर्ती के लिए निश्चित मान होता है, इसके लिए ये 50 से 60 हर्ट्ज होता है, यानी कि नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो जो संधारित्र है इसके लिए न्यूनतम प्रतिघात उत्पन्न करता है। अगर न्यूनतम प्रतिघात उत्पन्न कर रहा है तो ये क्या करेगा, प्रत्यावर्ती घटक के लिए बाईपास का काम करेगा, जिसके कारण जो हमारा प्रत्यावर्ती घटक है वो संधारित्र में विद्युत ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएगा, संचित हो जाएगा। यानी कि अब प्रत्यावर्ती घटक के लिए जो मेरा संधारित्र C1 है ये क्या कर रहा है, न्यूनतम प्रतिघात उत्पन्न करता है। ठीक है, न्यूनतम प्रतिघात उत्पन्न कर रहा है, तो ये प्रत्यावर्ती घटक के लिए क्या कर रहा है, बाईपास का काम कर रहा है, यानी कि ये खुद में से गुजरने देगा। यानी कि ये जो संधारित्र C1 है ये उपमार्ग का कार्य कर रहा है प्रत्यावर्ती घटक के लिए। अब देखिए, यानी कि जिसके कारण जो मेरा प्रत्यावर्ती घटक है इस संधारित्र C1 में आ जाएगा और C1 में आके ये विद्युत ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएगा, संचित हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएगा, ये संचित हो जाएगा। अब विद्युत ऊर्जा के रूप में ये संचित हो जाएगा। अब कुछ प्रत्यावर्ती घटक यानी कि जो प्रत्यावर्ती घटक मेरा कुंडली L है उस पर पहुंच जाए,
यदि जो मेरा प्रत्यावर्ती घटक है कुंडली एल पर पहुंचेगा, तो कुंडली एल तो क्या करेगी, उच्च प्रतिघात उत्पन्न करेगी। अब उच्च प्रतिघात उत्पन्न करेगी तो यानी कि जो मेरी कुंडली है एल, ये क्या करेगी, प्रत्यावर्ती घटक की बात कर रहा हूं मैं भी, ये क्या करेगी, उच्च प्रतिघात उत्पन्न करेगी। अगर उच्च प्रतिघात उत्पन्न करेगी, इसका मतलब जो प्रत्यावर्ती घटक है वो आगे नहीं जा पाएगा, और ये कुंडली जो एल है उसमें विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। यानी कि ये विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएगा, इसमें संचित हो जाएगा। लेकिन अब जो प्रत्यावर्ती घटक है वो इस एल को भी पार कर जाए। अब जो प्रत्यावर्ती घटक मेरा एल को भी पार कर जाएगा, यानी कि इससे भी प्रवाहित हो जाएगा, वो कहाँ पूछेगा, संधारित्र C2 में। अब जो संधारित्र C2 भी क्या करेगा, न्यूनतम प्रतिघात उत्पन्न करेगा, यानी कि वो बाईपास का काम करेगा इसके लिए। और फिर क्या होगा, अगर C2 से ही गुजर गया तो C2 तो इसको गुजरने देगा। तो ये जो प्रत्यावर्ती घटक है मेरा, अब C2 के आगे क्या होता है मेरा, यहाँ होता है लोड प्रतिरोध RL। तो ये लोड प्रतिरोध RL में से क्या हो जाएगा, प्रवाहित हो जाएगा। यानी कि जो पाई अनुभाग है उससे जो मेरा प्रत्यावर्ती घटक है निर्गत सिरों पर प्रवाहित होगा, क्या सॉरी C2 में से गुजर जाएगा। तो यानी कि जो आगे क्या है मेरा RL है, RL में से प्रवाहित नहीं होगा, यानी कि C2 खुद में से गुजरने देगा। तो ये लोड प्रतिरोध RL में से क्या होगा, प्रवाहित नहीं होगा। यानी कि जो संधारित्र C2 है, संधारित्र C2 ये भी क्या करेगा, न्यूनतम प्रतिघात उत्पन्न करेगा। तो ये संधारित्र C2 उपमार्ग का कार्य कर रहा है ये। यानी कि ओवरऑल बात ये हुई कि इसमें जो डबल फिल्टर है तो ये प्रत्यावर्ती घटक को जाने से रोकेगा। भाई C2 अगर ले लेगा तो प्रत्यावर्ती घटक जो लोड प्रतिरोध के सिरों पे हमें प्राप्त होगा क्या, नहीं प्राप्त होगा। ये मैंने केवल प्रत्यावर्ती घटक के लिए बात की। हाँ, दिष्ट घटक होगा, दिष्ट घटक मिलेगा, दिष्ट घटक में हमारे पास कोई दिक्कत ही नहीं है। यानी कि जो निर्गत पर हमें RL पर प्रत्यावर्ती घटक नहीं मिलेगा। तो हम यही तो चाह रहे हैं कि हमें प्रत्यावर्ती घटक ना मिले, प्रत्यावर्ती घटक को ये पहले ही जो दो फिल्टर हैं क्या कर दे, ब्लॉक कर दे। तो ये बात रही प्रत्यावर्ती घटक के लिए। अब जो मेरा दिष्ट घटक है उसके लिए क्या होगा, दिष्ट घटक के लिए जो मेरा संधारित्र C1 है ये क्या करेगा, उच्च प्रतिघात उत्पन्न करेगा। अब उच्च प्रतिघात उत्पन्न करेगा तो जो मेरा दिष्ट घटक है संधारित्र C1 में से नहीं गुजरेगा। C1 में से नहीं गुजरेगा तो ये कहाँ से गुजरेगा, प्रेरक L से गुजरेगा। यानी कि जो मेरा दिष्ट घटक कहाँ पहुंच गया है, प्रेरक L पर। यानी कि मैं यहाँ लिख सकता हूँ, अब ये मेरा दिष्ट घटक के लिए है, दिष्ट घटक कि दिष्ट घटक के लिए क्या है, देखो आपको पता है कि भाई इसके लिए आवर्ती का मान क्या होता है, 0 होता है। यानी कि XL इक्वल टू ओमेगा L होता है, X इक्वल टू 1/ओमेगा C होता है, आपको पता है। तो दिष्ट घटक के लिए क्या होगा, संधारित्र जो C1 है ये क्या कर रहा है, उच्च प्रतिघात उत्पन्न कर रहा है, उच्च प्रतिघात
घात उत्पन्न कर रहा है। अब अगर ऐसा है कि संधारित्र C2 इसके लिए उच्च प्रतिघात उत्पन्न कर रहा है, तो ये जो दिष्ट घटक है संधारित्र C2 में से नहीं गुजरेगा, यानी कि दिष्ट घटक को रोकेगा, यानी कि खुद में से प्रवाहित नहीं होने देगा दिष्ट घटक को। तो दिष्ट घटक कहाँ पहुंचेगा, ये नहीं जाने दे रहा तो इसके पास पहुंचेगा। अब जो प्रेरक L है, प्रेरक L क्या करेगा, प्रेरक L इसके लिए न्यूनतम प्रतिघात उत्पन्न करेगा। अब न्यूनतम प्रतिघात उत्पन्न करेगा यानी कि जो मेरा दिष्ट घटक है अब प्रेरक L से क्या होगा, प्रवाहित हो जाएगा, प्रेरक L से प्रवाहित हो जाएगा। तो फिर ये कहाँ पहुंचेगा, इस हिस्से पे पहुंचेगा। फिर जो मेरा संधारित्र C2 है फिर उच्च प्रतिघात उत्पन्न करेगा, यानी कि ये फिर दिष्ट घटक को रोकेगा। तो दिष्ट घटक को रोकेगा तो दिष्ट घटक इधर से जाएगा नहीं, जो हमारा लोड प्रतिरोध RL है उसके सिरों पर प्राप्त होगा। तो यही तो हम चाह रहे हैं कि निर्गत पे हमें क्या प्राप्त हो, दिष्ट घटक हो। तो ऐसा ही होता है, यानी कि जो कुंडली L है कुंडली L है ये क्या कर रहा है, ये न्यूनतम प्रतिघात उत्पन्न कर रही है, यानी कि स्योम में से दिष्ट धारा को गुजरने देगा, दिष्ट धारा को गुजरने देगा। और दिष्ट धारा इससे गुजर गई तो यहां आ गई मेरे पास दिष्ट धारा। अब जो संधारित्र C2 है वो फिर से क्या करेगा, उच्च प्रतिघात उत्पन्न करेगा, यानी कि दिष्ट धारा को प्रवाहित नहीं होने देगा। ये संधारित्र C2 क्या कर रहा है कि ये दिष्ट धारा के लिए उच्च प्रतिघात उत्पन्न कर रहा है। यानी ये फिर से दिष्ट धारा को रोकेगा, दिष्ट धारा, ये मेरी धारा है, दिष्ट धारा को क्या करेगा, रोकेगा। अब ये भी रोकेगा तो दिष्ट धारा फिर कहाँ जाएगी, यहाँ जो मेरा लोड प्रतिरोध RL लगा था उसके सिरों पर प्राप्त होगी, यानी कि तो यही तो हम चाह रहे हैं कि जो मेरा दिष्ट घटक है वो लोड प्रतिरोध RL में से प्रवाहित हो। तो हमें जो दिष्ट घटक है वो RL में से प्रवाहित होगा। यही हम चाह रहे थे कि जो हमारा निर्गत है उसमें हमको दिष्ट संकेत प्राप्त हो, प्रत्यावर्ती घटक प्राप्त नहीं हो रहा है, यानी कि यही तो हम चाह रहे थे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके बाद हम देखते हैं इसकी मैकेनिज्म नहीं, गणितीय विश्लेषण देखते हैं इसका। अब देखो जो पाई अनुभाग फिल्टर है इसका हम गणितीय विश्लेषण पार्श्वपथ संधारित्र या फिर L अनुभाग संधारित्र दोनों से कर सकते हैं, क्योंकि ये दो फिल्टरों का क्या है, संयोजन है। ठीक है, तो देखिए गणितीय विश्लेषण कर लेते हैं पाई अनुभाग फिल्टर का। जो पाई अनुभाग फिल्टर का गणितीय विश्लेषण है, हम दो संधारित्रों से मिलकर बना है, दो फिल्टर से मिलकर बना है, L अनुभाग फिल्टर और पार्श्वपथ संधारित्र फिल्टर। तो पार्श्वपथ फिल्टर से मैं कर लेता हूँ, तो इसके लिए जो दिष्ट वोल्टा का मान होता है EDC = EM - EM × T2RL × C1। अब देखिए जो फिर इस फिल्टर के निर्माण के दौरान ये ध्यान रखा जाता है कि जो संधारित्र C1 का मान अधिक लेते हैं, यानी जो संधारित्र C1 की धारिता क्या लेते हैं, अधिक लेते हैं। तो यहाँ EM इज़ वेरी ग्रेटर देन EM × T/2RL C1। अगर ऐसा है तो इसको हम क्या मान सकते हैं,
नगण्य मान सकते हैं, तो ED इक्वल टू हो गया EM, इक्वेशन 2 से। अब देखिए जो समीकरण 1 है उसका जो RHS है वो उर्मी का वोल्टा को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि उर्मी का वोल्टा मेरी हो जाएगी EM इंटू टी अपन में 2RLC1। यदि एक मैं गुणांक मान लूँ ER यानी कि EM इंटू टी अपन में RLC1, यानी कि उर्मी का वोल्टा रिपल वोल्टा EM इंटू टी अपन में RLC1, तो उर्मी का वोल्टा क्या होगी ER/2 हो जाएगी यहाँ से। अब देखिए कि जो फूरियर विधि से मैं निकालूँ संधारित्र C1 के लिए, तो जो वोल्टता है उसमें एक सीरीज हमको ऐसे प्राप्त होती है ER अपन में पाई साइन 2ωt माइनस ER अपन में 2 पाई साइन 4ωt, ऐसे ये सीरीज चलती रहती है। तो हम द्वितीय सनादि अवस्था के लिए निकाल सकते हैं, जो E का मान होगा यहाँ से वो हो जाएगा ER अपन में पाई साइन 2ωt। अब मैं यहाँ से वोल्टा का वर्ग माध्य मूल मान निकालूँ तो वो हो जाएगा ERMS का स्क्वायर। E का मान मेरे पास ये रहा, तो इसका वर्ग करूँगा और इसका समाकलन 0 से t तक और dt का समाकलन 0 से t तक। तो देखिए ये मान मैं रख लेता हूँ, तो ये आ जाएगा ER का स्क्वायर पाई स्क्वायर और साइन स्क्वायर 2ωt। अब देखिए यहाँ से dt का समाकलन क्या आया, t को मैं बाहर ले लिया। अब जो साइन स्क्वायर 2ωt है इसका फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन में 2। तो देखिए ये मैंने 1 माइनस कोस 2 थीटा यानी कि ωt मेरा थीटा है, तो ये हो जाएगा कोस 4ωt अपॉन में 2 इंटू dt। 2 को मैं बाहर ले लिया, यहाँ 2 पाई स्क्वायर t हो गया नीचे, और dt का समाकलन और कोस 4ωt का समाकलन। अब देखिए जो ये cos 4ωt होता है, ये ωt इक्वल टू पाई 2 पाई, तो यहाँ से इस हिस्से का मान हो जाता है 0। तो यहाँ से मेरे पास dt का समाकलन आया t, ये मेरा 0 है, तो t से t कैंसिल, ERMS का मान यहाँ से आ जाएगा। यानी कि समीकरण 3 में मैं ER का मान लिख लूँ, तो देखो ER का मान कहाँ से मिलेगा हमें। ER का मान मेरे पास ये रहा EM इंटू टी अपॉन में RLC1। इसको मैं समीकरण 3 दे लेता हूँ, ऐसा करता हूँ। तो ERMS का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा EM का स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर RLC1 का स्क्वायर। तो ERMS का मान लूँगा तो इसका क्या कर लेता हूँ, रूट कर लेता हूँ EM इंटू टी, इसका √2, इसका पाई, RL स्क्वायर का RL और C1 स्क्वायर का C1। तो इक्वेशन आ जाती है मेरे पास 4। अब देखिए ये जो फिल्टर है पाई अनुभाग फिल्टर, ये 2 फिल्टरों का संयोजन है, L अनुभाग फिल्टर और पार्श्ववर्ती अनुभाग फिल्टर। देखिए L अनुभाग फिल्टर से जो कुल प्रतिबाधा हमने निकाली थी Z इक्वल टू थी RL प्लस आयोटा XL माइनस XC का होल स्क्वायर। और जब मैं इसका परिमाण लूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, Z इक्वल टू रूट आ जाएगा इसका RL का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। अब देखिए जो ये RL है ये XL माइनस XC के तुलना में क्या होती थी, बहुत कम होती, तो इसको हम नगण्य मान के छोड़ सकते हैं। तो Z इक्वल टू आ जाएगा XL माइनस XC। तो XL इक्वल टू होता है 2ωL और XC होता है 2ωc। तो Z इक्वल टू हम कर सकते हैं 2ωL माइनस 1/2ωc। तो मेरी आ जाती है इक्वेशन 5। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, तो देखिए ओम के नियम से V इक्वल टू क्या होता है, RI, ये I इक्वल टू V अपन में R। अब देखिए जो धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है, IRMS, वो किसके बराबर होगा, ERMS अपन में जो कुल प्रतिबाधा है Z उसके बराबर होगा। तो देखिए ERMS का मान आया हमारे पास EM इंटू टी अपन में √2 पाई RL इंटू C1। ऐसे जो कुल प्रतिबाधा के लिए हमने मान निकाला था 2ωL माइनस 2ωc। तो देखिए यहाँ से इसको मैं सोल्व कर लेता हूँ, ये मेरे पास आ जाएगा 4ω² LC2 माइनस का 1।
अपॉन में जो 2 ओमेगा C2, तो ये चला जाएगा ऊपर यहाँ। अब ये जो हिस्सा होता है 4 ओमेगा स्क्वायर L C2, ये क्या होता है, एक की तुलना में बहुत बड़ा होता है, तो एक को हम क्या मान सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। तो मेरे पास होगा EM इंटू टी 2 ओमेगा C2 अपन में √2 पाई C2 1 अपन में चल रहा है मेरा 4 ओमेगा स्क्वायर L C2। तो IRMS का मान क्या होगा, देखो अपन में 1 कर लेता हूँ, तो ये 4 ओमेगा स्क्वायर L C2 इसके मल्टीपल में हो जाएगा, यानी कि मेरे पास यहाँ से ये है 4 ओमेगा स्क्वायर L C2, C2 से C2 कट जाएगा और 1 ओमेगा से 1 ओमेगा कट जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, तो 2√2 हो जाएगा, यानी कि EM इंटू टी 2√2, 1 ओमेगा बच गया, L C1 RL इंटू पाई। तो इक्वेशन आ गई मेरे पास 6। अब देखिए जो मेरा संधारित्र C2 है उसके सिरों पर वोल्टता क्या होगी, यानी कि जो मेरा लोड प्रतिरोध है उसके समांतर क्रम में जुड़ा है मेरा C2, तो उस पर वोल्टता क्या होगी, मान लेता हूँ मैं E डैश RMS इक्वल टू क्या होगा, IRMS इंटू जो मेरी दूसरा संधारित्र है उसकी धारितीय प्रतिघात, यानी कि XC2। तो देखो IRMS का मान इक्वेशन 6 से ये आ जाएगा और XC2 इसका मान होगा 1/2 ओमेगा C, और C2 के लिए ले रहे हैं तो 1/2 ओमेगा C2। अब देखिए यहाँ अगर कुछ कट रहा है तो 2 to 4 √2 ओमेगा स्क्वायर L C1 इंटू C2 R2 पाई। ये आगे मेरे पास इक्वेशन 7। अब यदि मैं उर्मी का गुणांक निकालना चाहूँ तो उर्मी का गुणांक क्या होता है, जो निर्गत में हमको विशिष्ट वोल्टता प्राप्त हो रही है और प्रत्यावर्ती का उसमें जो घटक प्राप्त हो रहे हैं, तो उन दोनों का अनुपात होती है, यानी कि I डैश EC अपॉन में I डैश DC। तो समीकरण 2 व 7 से हमारे पास मान आ जाएगा, ये तो मेरा रहा समीकरण 7 का मान, और EDC आया मेरे पास ये। तो इसको जब मैं सोल्व करूँगा EM से EM मेरा कैंसिल हो जाएगा और ये मेरे पास बच जाएगा R इक्वल टू टी अपॉन में 4√2 ओमेगा स्क्वायर L C1 डॉट C2 RL इंटू पाई, यानी कि जो इक्वेशन 8 है वो L अनुभाग के लिए उर्मिका गुणांक का व्यंजक है। तो इसके लिए जो उर्मिका गुणांक है यहाँ से देख सकते हैं, प्रेरक L दोनों संधारित्र उनकी धारिता पर क्या कर रहा है, निर्भर कर रहा है, और ये लोड प्रतिरोध पर भी निर्भर कर रहा है, इनके क्या है, ये व्युत्क्रमानुपाती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम जो पाई अनुभाग फिल्टर है उसके गणितीय विश्लेषण कर सकते हैं। तो आपने मेरे को पेशेंस से सुना, इसके लिए धन्यवाद।